नमस्कार। देखिए, हमारा नाम है राजीव शर्मा और हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने पिछली क्लास में आपसे बात की कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, कैसे संवैधानिक सभाओं का निर्माण होता है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। देखिए यहाँ पर 13 दिसंबर बच्चों 1946 1946 को 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं कौन बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के पिता थे कौन? मोतीलाल नेहरू और इनके पिता गंगाधर नेहरू और उनके पिता, ऐसे पिता के पिता बहुत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताया, उसी के आधार पर हमारी भारतीय प्रस्तावना का निर्माण किया गया। तो बच्चों यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। देखिए यहां पर परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की संविधान की यानी कि भारतीय प्रस्तावना यानी कि संविधान की प्रस्तावना बच्चों, संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किसके आधार पर किया गया? तो किसके आधार पर किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर किया गया। समझ गए? ठीक है। देखिए मैं जो कोशिश कर रहा हूं तुमको वो थोड़े शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली क्लास में भी मैंने ये कोशिश की बेहतर ढंग से, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूं। उत्तर प्रदेश एसआई की नोटिफिकेशन या उसकी जब से गाइडलाइन हमको लगेगा कि आने लगी हैं तो हम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से संविधान के बारे में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि संविधान को बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से अगर अभी पढ़ा दिया तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जो बताइए कब हुआ? जो लगभग 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई। जिसको क्या मिल गई? मंजूरी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। किसने पारित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस जो मुहिम हमने चला रखी है कि तुम्हारे सोते हुए दिमाग में संविधान को डालने की, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विचार करते हैं और हम अब करते हैं कि देखिए संविधान में कुछ समितियां बनाई गई। बच्चों क्या बनाई गई? संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां क्या बनाई गई बच्चों? संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां। तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे बड़े आसान से शब्दों में, मैं तुमको ये याद। सबसे पहले है देखिए किसी भी चीज के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? नियम समिति। उसके बाद में संचालन समिति और संचालन के बाद पड़ती है वित्त समिति। तो भैया यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि दूसरी वाली जो सभा हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कहां से संबंध रखते हैं? बिहार से रखते हैं। समझ रहे हो? कहां से? बिहार से। ठीक है, बिहार से यह संबंध रखते हैं और स्वतंत्र भारत के 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। एक नॉर्मल फैमिली से थे लेकिन बड़े ही महान व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है नियम बनाने की। हमने नियम बना लिए। नियम बनाने के लिए फिर हमने क्या किया? संचालन। नियमों को क्या कर दिया? संचालित कर दिया। और भैया जो तीसरी सबसे ज्यादा विशेष बात यह है कि नियम बन गए, संचालन हो गया और जरूरत कहीं की पड़ी? पैसे की। किसकी? पैसा। समझ रहे हो? पैसे के पीछे मत भागना तुम। भगत सिंह कभी पैसे के पीछे नहीं भागे हैं। समझ रहे हो? इसीलिए तो वित्त की जरूरत पड़ती है और वित्त कहते हैं किसको? पैसे को। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 4 नंबर और 5 नंबर में संघ समिति का गठन होता है। उसके बाद संघ संविधान की समिति का गठन होता है। ठीक है, और इन का अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरा स्थान होता है किसका? प्रधानमंत्री का। क्लियर है? यहां तक बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्लियर है। सबसे पहले कहीं भी नियम बनते हैं, उसके बाद संचालन होता है, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसा किसके हाथ में था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अब रोल आता है मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, संघ मतलब हमारा देश, देश। उसके बाद संघ संविधान, तो संविधान की बात आ गई, ठीक है। तो संघ संविधान और संघ समिति के अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसके बाद आती है प्रांतीय समिति। कौन आते हैं बच्चों? प्रांतीय समिति। 6 नंबर की आती है प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। और उसके बाद आती है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। और इनके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं सरदार पटेल। अब देखिए यहां पर आता है प्रांतीय, उन्होंने प्रांतों को मिलाने का काम किया। प्रांत मतलब राज्य, संघ मतलब केंद्र, ठीक है। भारत, पहले ही आर्टिकल में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो ये बात जो है प्रांत की बात चल रही है, प्रांत मतलब राज्य और संघ मतलब मेन, ठीक है। तो यहां पर प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक क्लियर है? नीचे हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको नोट कर लीजिएगा तुरंत। और मैं अगली समिति के पास चलता हूं और अगली समिति पर ध्यान देंगे। इधर अगली समिति है मूल अधिकार समिति। कौन सी समिति है बच्चों? मूल अधिकार समिति। कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी ना। मूल अधिकार समिति। और मूल अधिकार समिति मैंने बताया था कि जो दूसरी वाली में उपाध्यक्ष बने थे कौन? HC मुखर्जी। कौन बने थे? मुखर्जी। यही अध्यक्ष बनते हैं किसके? मूल अधिकार समिति के। और 8वें नंबर की समिति बनती है अल्पसंख्यक समिति, और जिसकी अध्यक्ष बनती हैं JV कृपलानी। बनते हैं कौन? JV कृपलानी। बनती नहीं है, बनते हैं। ये एक व्यक्ति का नाम है JV कृपलानी, ठीक है। इसको महिला मत समझ लेना। ये कौन है? ये पुरुष है, ठीक है, मेल है, ठीक है। तो नाम इनका बेशक फीमेल वाला है JV कृपलानी, लेकिन ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम, ये समिति बन गई जिन समितियों के बारे में हमने जिक्र किया। कितने प्रकार की हो गई? 8 प्रकार की समिति हो गई। इन समितियों के आधार पर वर्गों को बांट दिया गया, काम को बांट दिया गया और उन्हीं के आधार पर काम चलाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान के मुख्य बिंदु पर और हम आते हैं कि किस प्रकार से 3 जून बच्चों, 3 जून 1947 को क्या होता है? मिस्टर माउंटबेटन, कौन? माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। कहां पर आते हैं? भारत में आते हैं। क्या बनकर आते हैं बच्चों? भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? 3 जून 1947 को। और इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। प्रश्न आता है कि माउंटबेटन योजना कब पारित हुई? 3 जून को। इसको जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2 तरह से बच्चों इसको जाना जाता है। मिस्टर माउंटबेटन के आधार पर, उनके जन्मदिन के आधार पर ही 15 अगस्त की डेट डिक्लेयर की गई थी। ऐसा नहीं है कि उस दिन की डेट किसी भारतीय के या कहने पर की गई थी, ठीक है। वो उसको अच्छा दिन मानते थे और 15 अगस्त इसीलिए भारत की आज़ादी का दिन माना जाता है, घोषित किया जाता है। उन्होंने ये कहा था, ठीक है। उन्होंने इसी में कहा कि हम जो है भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांट देंगे, पहला पाकिस्तान और दूसरा, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। ये चीजें, ये किसने कहा? माउंटबेटन योजना में। भारत पाकिस्तान बांटने की बात किसने कही? माउंटबेटन योजना में। क्लियर हो गया सारी चीजें यहां पर। और इसको 18 जुलाई को मोहर लगा दी किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। किसने लगा दी? प्रधानमंत्री ने इसको मोहर लगा दी। ये क्लियर हो गया कि ठीक है भैया, भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और आप देख रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन पाकिस्तान किस प्रकार से चीन की गुलामी को एक्सेप्ट कर रहा है, पैसा ले रहा है और उसने इतना पैसा ले लिया है कि उससे उतरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी 18 जुलाई को। डे बाय डे चल रहा है। अगस्त, जून में प्रस्ताव आया जिसको जून प्रस्ताव भी बोलते हैं माउंटबेटन, जुलाई में उसको स्वीकृति मिल गई। अब आ जाइए और जुलाई के बाद हम आ जाते हैं 22 जुलाई। कब आ जाते हैं बच्चों? 22 जुलाई। बताओ 22 जुलाई में क्या हुआ था? भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बच्चों? भारतीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को भारतीय ध्वज को अपनाया गया और हम बात कर रहे हैं कि इसका जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। अनुपात कितना है बच्चों? 3:2। बीच में अशोक चक्र लिया गया है। क्या लिया गया है? अशोक चक्र, जिसमें कितनी तिल्लियां हैं बच्चों? 24 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां, जो हमें बताती हैं निरंतर अपने पथ पर बढ़ते रहो। ठीक है, क्या बताती हैं? ये चीजें। उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे उसमें ऊपर सबसे केसरी रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे कौन सा रंग होता है बच्चों? हरा रंग होता है। ठीक है, कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। और जैसे हम बात करते हैं, ये बनता है हमारा क्या? भारतीय तिरंगा। क्या बनता है बच्चों? भारतीय तिरंगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमारा भारतीय तिरंगा है। अब प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो वो हैं पिंगली वेंकैया नायडू। कौन है बच्चों? पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू ने ही भारतीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया, झंडा तैयार किया। अब प्रश्न आता है कि भारतीय झंडा, जो हमारा भारतीय ध्वज है, वो पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया? तो कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। कैसे? माउंटबेटन योजना 3 जून को आती है। उससे पहले 8 प्रकार की समिति बनती है, कार्य को बांट दिया जाता है। अल्पसंख्यक को आप देखेंगे साहब, प्रांतों को आप देखेंगे, संचालन आप करेंगे, वित्त की व्यवस्था आप करेंगे, अलग अलग तरह से काम दे दिया गया। क्लियर हो गया? उसके बाद प्रांतों के बनने के बाद होता है क्या कि माउंटबेटन योजना आ जाती है। माउंटबेटन योजना आती है 3 जून को और वो एक्सेप्ट होती है कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई, फिर 4 दिन बाद कब? 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया जाता है। 22 जुलाई मतलब 1947। ये सब 7 में चल रहा है। अभी जुलाई अगस्त आने वाले हैं, हम आज़ादी के करीब बढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हो? 1947। 3/2 का अनुपात, 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरी, सफेद, हरा। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि बताइए केसरी रंग किधर होता है, ऊपर, नीचे या बीच में, ठीक है, तो ये भी चीजें, ये जनरल चीजें हैं, हमको पता होना चाहिए। हमारे दिल और दिमाग में राष्ट्रीय ध्वज बसा हुआ है, भारतीय तिरंगा, आन बान और शान। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं बच्चों? 24 तिल्लियां। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया नायडू ने। अब यहां पर मैं तुमको कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बताऊंगा, समझ रहे हो? अन्य तथ्य सुनिएगा। अन्य तथ्य सुनेंगे बच्चों। देखिए, मेहनत, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये चीजें तुम्हें पता है सभी को, ये चीजें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं जितनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि गुरुजी ये सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं या क्या चल रही हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे द्वारा जो क्लास दी जा रही है उसका फीडबैक कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है। समझ गए? समय अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हिल जाओगे, हो सकता है अपनी चारपाई से नीचे गिर जाओ, ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है। वो छोटा एक फ़ोन आता था पहले, उसमें जब बटन दबाते थे काफ़ी देर तक तो बोलता था समय हो रहा है रात के 2 बजे, तो 2 ही बज रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस समय मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस मेहनत को जाने मत देना, गंवाने मत देना। ठीक है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं हर तरह से, हर मोड़ पे। अब हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी? हमने बता दिया कि 22 जुलाई को क्या हुआ बच्चों? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। किसको अपना लिया गया? राष्ट्रीय ध्वज को। अब देखेंगे 1971 अमेरिका का, कौन सा बच्चों?
अमेरिका का अपोलो 15, अपोलो 15 जहाज, हवाई जहाज, समझ रहे हो, हवाई जहाज कहां पर गया? अंतरिक्ष में। कहां पर गया? अंतरिक्ष में। और हमारा पहली बार भारतीय ध्वज स्पेस में गया। प्रश्न आता है कि बताइए हमारा भारतीय ध्वज पहली बार स्पेस में कब गया? 1971, 1971। किस देश की सहायता से? अमेरिका की सहायता से। कौन से जहाज के द्वारा? अपोलो 15 के द्वारा। अब हम आते हैं 1984। 1984 हमारे अंतरिक्ष यात्री और स्क्वाड्रन लीडर जिनको कहा जाता है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और आपको जो इस समय पढ़ा रहे हैं वो है मिस्टर राजीव शर्मा। ठीक है, ये हमारे ही रिश्तेदार थे। ठीक है, कौन है? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा पहली बार कहां पर गए? अंतरिक्ष में गए। हमारे पास इनका फोन आया था लेकिन हम उस समय छोटे थे बहुत, चलिए ध्यान दीजिएगा, मना कर दिया था हमने। ठीक है, उसके बाद राकेश शर्मा जाते हैं कहां पर? अंतरिक्ष में। और अपनी टी शर्ट, अपनी बॉडी पर जो उन्होंने पहन रखा था उस पर भारतीय तिरंगे को लपेट कर जाते हैं, यानी कि डिजाइन बनाकर जाते हैं भारतीय तिरंगे का, उसी की वर्दी वो पहन कर जाते हैं। तो पहली बार वो भारतीय बताइए जो हमारे भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में लेकर गए, तो उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। कब गए बच्चों? 1984 को। समय आ जाता है 2008, चंद्रयान प्रथम। कौन सा? चंद्रयान प्रथम। भारतीय ध्वज उसमें भी जाता है। कब जाता है? भारतीय ध्वज उसमें भी जाता है। चंद्रयान प्रथम किस में जाता है बच्चों? चंद्रयान प्रथम में। ठीक है, अब मैं तुमको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किस्सा बताने वाला हूं कि इधर ध्यान देंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जनवरी 2004 बिमल जिंदल मामला सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि भारतीय ध्वज को आर्टिकल 19(1) के ए में, आर्टिकल 19(1) के ए में क्या है? मूल अधिकार है। फहराना क्या है? मूल अधिकार है। ये किस में कहा गया? ये बिमल जिंदल मामले में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 23 जनवरी 2004 को कि क्या कहा? कुछ प्रमुख बाद हमको पढ़ने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे बाद आते हैं। ठीक है, दंत्रोदय वगैरह के किसी भी मरीज को पहले ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर, बाकी कागजी कार्रवाई बाद में होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? पहले पैसा, उसके बाद इलाज। ठीक है, इतना पैसे का प्रबंध होता है, इतना मरीज ठीक हो जाता है, बिल्कुल फिट। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम 19A में ये मामला हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैंने आपको अन्य तथ्य बताए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया बच्चों? आजाद हो गया। भारत हो गया आजाद, भारत को मिल गई स्वतंत्रता। ठीक है, और आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली है, आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है हमारे देश के भाइयों ने, हमारे देश की महान क्रांतिकारियों ने, जिसमें वीर भगत सिंह हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमको आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो उनके लिए चंद बोल हैं कि उन्होंने कहा है मरते दम तक भी कि हम किसी से कब डरे थे, कब किसी से हार मानी, और आग की लोहित लपट में झोंक दी हमने जवानी। समझ गए? तो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि भारत आजाद हो गया कब बच्चों? 15 अगस्त 1947। 1947 को भारत आजाद हो गया। 3 बातें कह दी गई कि जो भी भारत में जाना चाहते हैं भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जाएं, और अन्य राज्य अपना बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, वो देश बना लें। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 2 राज्यों में बांट दिया, एक हो गया भारत और दूसरा हो गया पाकिस्तान। कौन सा हो गया बच्चों? पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इधर।
15 अगस्त को, जैसा कि मैंने तुमको बताया, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद विधेयक आ गया और पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान, 2 डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया गया। भारत का जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बनते हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनते हैं बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के बनते हैं कौन? अली जिन्ना। कौन बनते हैं? अली जिन्ना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर, और गवर्नर बनते हैं कौन पाकिस्तान के? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए यहां पर प्रश्न बनता है क्या कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बताइए बच्चों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, बस केवल इसमें भारतीय लग जाएगा, और भारतीय गवर्नर है सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। समझ में आ गया बच्चों? 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बताइए, तो कुछ बताते हैं गोपालाचारी को, और उनमें सस्पेंस होता है कि माउंटबेटन है कि गोपालाचारी है। गोपालाचारी प्रथम भारतीय था और यह प्रथम गवर्नर था। क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर स्वतंत्र विधेयक पारित हो गया अगस्त में। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया और ब्रिटिश संसद के सभी अधिकार बच्चों क्या कर दिए गए? सभी अधिकार खारिज कर दिए गए। क्या कर दिए गए? खारिज कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ब्रिटिश संसद के सभी अधिकार कौन से विधेयक पर खारिज हो गए? 1947 के आजाद विधेयक पर। समझ में आ गया? भारत हो गया आजाद। जैसा कि आप आजाद देश में खड़े होकर अपनी बात को किसी के भी सामने रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 29 अगस्त, देखो 15 अगस्त के बाद कौन सी तारीख आती है? 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन होता है। कौन सी समिति का गठन होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन होते हैं बच्चों? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अन्य 7 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं अंदर? 7 सदस्य। मुखिया सदस्य कौन होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। सबसे मुख्य समिति मानी जाती है। कई बार प्रश्नों में पूछी गई है कि बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की मुख्य चीजों पर। तो हम यहां पर बात करेंगे कि संविधान में जब 15 अगस्त की बात चल रही थी तो 15 अगस्त को संविधान में 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 15 महिला सदस्यों में से 8 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर। प्रश्न आता है कि संविधान में कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कितनी थी? 15। कई बार प्रश्न आया है कि महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, व्यक्ति शुरू में 389 लिए गए थे, उनमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। जिन्होंने हस्ताक्षर किया कितनी ने? 8 ने। और 324 बाद में बचे थे सदस्य। कितने सदस्य बचे थे? 324 सदस्य। ठीक है, 324 सदस्य बचे थे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि दूसरी बात यह कही गई कि भैया 1947 से लेकर जब तक 1950 तक हमारा क्या बनता है? भारतीय संविधान बनता है। क्या बनता है बच्चों? भारतीय संविधान। शासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? शासन चलाया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका 2/3 भाग किस में लिया गया है? संविधान में लिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था, जो मैंने पहले क्लास दी थी, कि भारत शासन अधिनियम 1935 2/3 भाग हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, तो इसकी प्रस्तावना ली गई 1919 के कौन से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से।
जिसको काला कानून, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। समझ रहे हो कि उठाकर जेल में पटक दिया और कोई सुनवाई नहीं हुई। अलग अलग जगह पर व्यक्ति जो है विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार ने उससे छुटकारा पाने के लिए ये कानून पारित किया। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1947 यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने कब तक काम किया? 1950 तक, जब तक हमारा क्या बनता है? जब तक हमारा संविधान बनता है। क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे संविधान के अलग अलग प्रारूप अलग अलग तरीके से काम होता है। ठीक है। समितियों का गठन हो गया, भारत आजाद हो गया, और भारत आजाद होने के बाद में कुछ अन्य राज्य ऐसे थे, अन्य राज्य जो भारत में शामिल होने से जिन्होंने मना कर दिया। शामिल होने से क्या कर दिया बच्चों? मना कर दिया। अब वो 3 जो रियासतें थी वो कौन सी थी जरा बताओ? 3 रियासतें कौन सी थी बताओ? एक थी J&K, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। कौन सी थी? जूनागढ़। ठीक है। जूनागढ़ गुजरात सौराष्ट्र तट पर एक छोटी सी रियासत थी। हैदराबाद आप जानते हैं, हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, और जो प्राचीन काल में हीरे का मुख्य व्यापारिक केंद्र माना जाता था। ठीक है। जहाँ से गोलकुंडा की खान पड़ती है, और गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आप इतिहास में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में कि कोहिनूर हीरा कहाँ से किस किस तरह से चलता हुआ ब्रिटिश शासन तक चला जाता है, जो हम ब्रिटिश शासन पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो हमने अभी ब्रिटिश शासन इससे पहले पढ़ा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हैदराबाद रियासत, जो सबसे बड़ी रियासत थी, और उसने मना कर दिया था पूर्ण रूप से। जम्मू, प्रश्न आते हैं 3 तरह से यहाँ से। सबसे पहला कि विलय पत्र के द्वारा कौन सी रियासत को शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर को बच्चों किया गया विलय पत्र। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, और इसको किया गया किसके द्वारा? सैनिक कार्यवाही के, सैनिक कार्यवाही के द्वारा। समझ में आ गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि बताइए जनमत संग्रह के आधार पर कौन सी रियासत को भारत में शामिल किया गया? जूनागढ़। सैनिक कार्यवाही के द्वारा कौन सी रियासत को? हैदराबाद। विलय पत्र के द्वारा कौन सी रियासत को? जम्मू एंड कश्मीर को। क्लियर हो गया बच्चों? देखो, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मेरठ में मवाना जो पढ़ता है, मैं उसी में क्लास दे रहा हूं, और मवाने में जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आते हैं, जितने भी आपकी जानकारी में आपके मित्र, चाचा, ताऊ जो भी हैं, मतलब के रिश्ते में लगते हैं, रिश्तेदारियों के बच्चे, उनको भी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो कमेंट करके बताइए, और उन्हें बताइए कि हाँ ठीक है, अभी जैसे ही हम आपके सामने फेस टू फेस आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है। अभी हम भी आए हुए हैं, अभी यहाँ पर रुके हुए हैं आपके शहर में। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम जनमत संग्रह। ये बड़ा मुख्य बिंदु बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कितनों ने हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाएं थी, और उसके बाद में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है। तो ये मुख्य विषय है। संविधान लागू हो जाता है, और फिर संविधान के हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, संविधान की अनुसूचियों के बारे में, कितनी अनुसूची थी। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले B.N. राव, कौन बच्चों? V.N. राव। B.N. राव ने संविधान सबसे पहले अनुच्छेद लागू किए, संवैधानिक अनुच्छेद लागू कर दिए। किसने? B.N. राव ने। लगभग उसने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची, कितने? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची लागू कर दी, जिनमें बाद में संशोधन किया गया। समझ में आ रहा है? जिनमें बाद में क्या किया गया? संशोधन किया गया, उनको कम बढ़ती किया गया। ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि कैसे संविधान में अनुसूची, वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है। वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आधिकारिक तौर पर अगर बात करें अलग तरह से तो 25 हो गए हैं। ठीक है। 24, 25।
उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल की। तो किस किस प्रकार से संविधान के 1 बाय 1 करके हम आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले अनुसूचियों को देखेंगे, फिर उसके बाद भाग को देखेंगे, फिर प्रस्तावना को देखेंगे कि किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है उधार का थैला कहा है, किसने संविधान की रूपरेखा कहा है। तो ये अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ों से उसको बताया है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम संविधान की तरफ धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।